ये जो चार्ज निकला था किस पर, प्रोटॉन पर, ये थ्योरेटिकल था। कैसा था, थ्योरेटिकल, कि ये तो हम जानते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कोई चीज जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव होगी अगर कोई चीज हमारी न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये बात थ्योरेटिकल थी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.67 into 10 raised to the power -19 कूलम, लेकिन किसमें होता है, नेगेटिव में। तो उतना ही चार्ज प्लस में जब रहेगा तो उसे क्या कह दिया गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर चार्ज। उसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन, अपनी थ्योरी, गणित लगा करके इन्होंने क्या निकाला था, मास दैट इज 1.67 into 10 raised to the power -27 kg। नहीं, ये -27 kg, माइनस यहां लगा होगा तो माइनस चार्ज या कुछ है, मैंने तो ऊपर माइनस लगाया ना, ये नंबर ऑफ जीरोस को बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, किस चीज का, मास, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, बताइए, 1.76। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो क्या था, जल्दी जल्दी बताओ, 31 kg, यानी बहुत ज्यादा निग्लिजिबल। इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूजुअली क्या कहते हैं हम, निग्लिजिबल, यानी कुछ ज्यादा उसमें मास नहीं होता है। अब इतना सब कुछ बताने के बाद आए हमारे कौन, जेम्स चैडविक। अरे अभी रदरफोर्ड बाद में आएंगे, अभी आए जेम्स चैडविक, बड़ा इंतजार है रदरफोर्ड का, पढ़ेंगे रदरफोर्ड, ठीक है। कौन आए, जेम्स चैडविक। चैडविक इन्होंने क्या देखा कि चीजें बहुत ज्यादा तब तक डिस्कवर हो चुकी थी, क्योंकि अगर कोई एक युग चलता है, ऐसा तो है नहीं कि थॉमसन ने 2 दिन में एक्सपेरिमेंट कर लिया, आज किया कल हो गया, नहीं, सालों लग जाते हैं। तो कोई चीज जब चल रही होती है, जब कोई एक काल होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में सिमिलर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो चैडविक के आने तक लोग ये जान चुके थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन पर सिर्फ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहां तक लोग जान चुके थे कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन जैसी चीज तो लोगों ने नहीं जानी थी, वो चीज किसने बताई, जेम्स चैडविक ने। इन्होंने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की। तो क्या ये भी जानते थे कि हमने अब एक ऐसे पार्टिकल की खोज करनी है जो न्यूट्रल होगा, नहीं, ये भी एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि उस दौरान अल्फा पार्टिकल पर बहुत रिसर्च हो रही थी। अल्फा पार्टिकल वैसे भी डेथ का कॉज कर देती है, बहुत जल्दी हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देगी, हमारी डेथ हो सकती है। तो उस वक्त एक क्वीन थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, उनकी भी डेथ इसी अल्फा पार्टिकल्स की वजह से, अल्फा रेज की वजह से हो गई थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल है क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसको कैसे रोकथाम करी जा सकती है। तो उनमें से ये भी एक साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक, ये भी उसी एक्सपेरिमेंट पर स्टडी कर रहे थे कि कैसे हम अल्फा पार्टिकल से रोकथाम कर सकते हैं। अब क्योंकि सर जे थॉमसन की थ्योरी बहुत फेमस हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन नाम का पदार्थ होता है, ऐसे ऐसे आप सेटअप लगाएंगे तो रेज निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन थॉमसन ने यह भी कहा था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बताया था। क्या बताया था, अभी तक आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता है या ऐसी ही डेफिनेट शेप में घूमता है, होता है, कभी अभी मैंने पढ़ाया, अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा, कि खोज नहीं हुई थी। तो लोग एक मिथ में जी रहे थे, वो मिथ अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए ये जान लो कि खोज उतनी हो चुकी थी। तो सब कोई, हर साइंटिस्ट इसी में लगा था कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल से हम
क्योर कर सकते हैं। तो जेम्स चैडविक ने भी उसी पर आगे काम किया। चलिए शुरू करें। देखिए, तो ये सब बताने के बाद जेम्स चैडविक भी रिसर्च कर रहे थे किस चीज की, अल्फा पार्टिकल्स की। तो उन्होंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया जहां पर इन्होंने बेरिलियम क्या होता है, एक तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका सेटअप लगाया, मतलब उसकी रॉड लगाई और यहां पर पैराफिन वैक्स लगाया। ठीक है, पैराफिन वैक्स एक तरह की वैक्स होती है और बेरिलियम, दो तरह की रॉड्स लगाई और यहां पर अल्फा सोर्स रखा जहां से अल्फा पार्टिकल्स क्या करते, इस पर आके बम्बार्डिंग करते। बम्बार्डिंग समझते हो, मतलब इस पर अटैक करते ऐसे इस तरह से। तो ये जो निकल रहा है इसे ही क्या कहा गया, अल्फा पार्टिकल्स। इसे ही क्या कहा गया, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब इन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल्स निकल तो रहे थे, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स कैसे हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कैसे जा रहे थे, सीधे सीधे चले जा रहे थे, यानी कि वो कहीं पर भी स्कैटर्ड नहीं कर रहे थे, किसी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं मुड़ रहे थे, किसी भी नेगेटिव की तरफ नहीं मुड़ रहे थे। तो उन्होंने ये कहा, या ये कहूं मैं यूं सोचा कि कुछ ऐसी चीज इनमें होगी जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था इसी को उन्होंने क्या कह दिया, न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब था उनके लिए न्यूट्रल। क्या मतलब था, न्यूट्रल, यानी जिस पर किसी भी तरह का कोई आवेश न हो, ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव हो, उनको इन्होंने क्या कह दिया, किसने, चैडविक ने। तो इस तरह से, और हाँ ये देखो, इस पर आकर के ये डिटेक्टर लगाया था, यहां से डिटेक्ट भी हो रहा था कि आखिर ये जा कहां रहा है। तो ये बम्बार्डिंग तो कर रहे थे लेकिन सीधे सीधे चले जा रहे थे, यानी इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो ऐसी चीजों को इन्होंने क्या कह दिया, न्यूट्रॉन्स। क्या नाम दिया इसका, न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई। यहां से एक समरी निकल करके आई, क्या, कि ये हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की खोज यानी डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की, थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, अभी तक इन्हीं का नाम आता है। देन आफ्टर न्यूट्रॉन की चैडविक ने। चार्ज मैंने लिखा रखा है, इन दोनों का तो लिखा रखा है, ठीक है, सेम चार्ज इस पर माइनस पर और इस पर प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन न्यूट्रॉन पर ये चार्ज क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि जब ये किसी तरह का रिएक्शन कर ही नहीं रहे हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज क्या ले लिया, 0। देन आफ्टर इसी के लिए कहा गया रिलेटिव चार्ज। तो इस केस में अगर देखोगे सेम चार्ज है, तो ये +1, ये -1 और ये 0, ये कहां से आया, दोनों के लिए सेम है, उठा करके डिवाइड कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आती है बारी मास की। मास में भी मैंने आपको प्रोटॉन का मास करा रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास करा रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर मास इतना कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या लेते हैं, निग्लिजिबल, यानी कि ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ भार नहीं होता। क्योंकि अगर होता तो फिर जो हमारा एटॉमिक मास आता है, सॉरी मास नंबर आता है या एटॉमिक वेट आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ रोल होना चाहिए था। होता है क्या, नहीं होता। यानी कि ये अज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो भार होता है वो निग्लिजिबल होता है, यानी कि आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं।
प्रोटॉन पर कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और उतना ही थ्योरेटिकली किस पर देखा गया, न्यूट्रॉन्स पर। अब ये तो बात हो गई कि ये दोनों लगभग साथ में रहते हैं, ये बात हो गई, ठीक है। सिंबल इसके लिए E को इस तरह से लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को N लिखा जाता है, ठीक है। यहां तक की बात तो हो गई। अब बारी आई कि थॉमसन जी से किसी ने पूछ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में किस तरह से रहता है। क्या पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन में जो एटम है वो किस तरह से रहता है। ठीक है, क्या किया, किसी से, थॉमसन से किसी ने पूछ लिया कि जो चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो एटम में किस तरह से रहता है। तो याद करो, अभी मैंने 2 दिन पहले एक एमसीक्यू भी करवाया था कि एटम का कैसा नाम दिया गया, वाटरमेलन जैसा। तो इन्होंने सोचा कि जब सब कुछ गोल है और मैंने तरबूज से कंपैरिजन ही किया, तो जिस तरह से तरबूज के अंदर यानी वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, कैसे होते हैं वाटरमेलन के अंदर सीड्स, यहां वहां बिखरे होते हैं। अगर ऐसा तरबूज है तो सीड्स कैसे होंगे, ऐसे कहीं कहीं बिखरे होते हैं। तो जिस तरह से तरबूज के अंदर सीड्स कहीं कहीं बिखरे होते हैं, उसी तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी यहां वहां बिखरा होगा। इस आउटर लेयर को उन्होंने क्या कह दिया, भाई ये है जी अपना न्यूट्रॉन। ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं लाल लाल तरबूज का, वो क्या है आपका प्रोटॉन। और ये जो तरबूजे के बीज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये मिथ बहुत टाइम तक लोग मानते गए, सबको लगा, क्योंकि किसी ने कोई थ्योरी प्रपोज तो की नहीं थी और इन्होंने ये थ्योरी अपने मन से प्रपोज की थी। तो बहुत समय तक लोगों को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब एटम का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक मेलन होता है। समझ पा रहे हो कि यहां वहां बीजे पड़े हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन से रेड पोर्शन जो है वो आपका प्रोटॉन है, आउटर लेयर जो है वो क्या है, उसका न्यूट्रॉन है। बाद में रदरफोर्ड ने इस कंक्लूजन, बेटा वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उस समय के वो भगवान थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज होती है। तो अब सीधी सी बात है, खोज इन्होंने की, इन्होंने जो थ्योरी दे दी, तो बहुत टाइम तक, जब तक किसी और साइंटिस्ट ने कोई खोज नहीं की, तब तक इनके इस मिथ को मानकर चल रहे थे लोग। बाद में रदरफोर्ड ने इस कंक्लूजन को दूर किया, कंक्लूजन नहीं, कंफ्यूजन को दूर किया कि एक्चुअली एटम का मॉडल होता कैसा है। ठीक है, तो पहले हम चलो इनका पढ़ लेते हैं। कौन, थॉमसन ने इस पर अपने क्या विचार रखे थे, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, यानी क्या थ्योरी दी थी एटम को लेकर के कि एटम किस तरह से होते हैं। तो जो रहता था, जोक्स अपार्ट, वो इसलिए रहता है जैसे एक पदवी हो जाती है, जैसे ब्रिटेन की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, तो 1 2 3 मतलब वो एक, अगर कोई बन गई तो वो एक पदवी हो गई, समझ रहे हो, इसलिए, मतलब और कोई ऐसा नहीं। चलो, तो ये थी इनकी लिमिटेशंस, किसकी, हमारे थॉमसन सर जी की। क्या लिमिटेशंस थी कि इट इज इंटायरली थ्योरेटिकल, इट हैज नो पैरास्टिशियल अप्रोच। पैरास्टिशियल अप्रोच यानी इन्होंने एक्सपेरिमेंटली तो ये प्रूव करके नहीं दिखाया, ना इस बात का कोई सबूत दिया कि हाँ तरबूज को खोल के दिखा दिया तो एटम को भी खोल के दिखा दिया, लो जी एक तरफ तरबूज है एक तरफ एटम है, ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो जो भी कुछ था वो इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो जब तक तो कोई आया नहीं बहादुर सिपाही मैदान में, तब तक तो भाई सब थॉमसन सर कह रहे हैं जय हो थॉमसन सर की, सब ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद आए कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड।
इन्होंने कहा ऐसी तैसी करो, पहले मैं चेक करूंगा कि ये होता क्या है। इनकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी एटॉमिक का शेप, ये पूरा स्पेक्ट्रम बता नहीं पाए थे। अब कह तो दिया कि तरबूज जैसा होता है, तरबूज में तो कोई बीजा यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है, कोई बीच में होता है, कोई कहीं होता है, तो एक डेफिनेट शेप तो होना चाहिए कि ऐसे तरबूज के जैसा है, कि बड़े वाले के जैसा है, कि मेलन जैसा है। ये ऐसा नहीं कह पाए थे। और इन्होंने तरबूज के साथ साथ यूरोप में एक बड़ी फेमस डिश है जिसे पुडिंग कहते हैं, उससे भी कंपेयर किया कि जिस तरह जैसे आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा वैसे पुडिंग होती है, तो जिस तरह पुडिंग में बीच बीच में नट्स लगे होते हैं, तो वो उनका कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता, कहीं भी लगे होते हैं वो। तो वो ये बात एक्सपेरिमेंटली भी और दिखाकर भी प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो जब आए हमारे रदरफोर्ड, ये अपनी लैबोरेटरी में कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कर ये भी किस पर रहे थे? अल्फा पार्टिकल पर। किस पर कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल पर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज की वजह से बहुत सारी जानें जा रही थी। और अल्फा रेज एक तरह का, जैसे आज के समय में कोविड, तो वैसे क्या था? अल्फा रेज, यानी उससे उनको बचाव के लिए कुछ खोजना था। ठीक है, तो इनके स्टूडेंट्स, हालांकि ये सारा का सारा जो मैंने सेटअप यहाँ तैयार किया है, ये किया था इनके स्टूडेंट्स ने, लेकिन जिस तरह किसी कोचिंग से कोई बच्चा टॉपर निकलता है तो नाम किसका होता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है ना। उसी तरह इनके किसी भी स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, बट उसको सुपरवाइज कौन कर रहा था? रदरफोर्ड। उसको क्लेम किसने करवाया? रदरफोर्ड ने। तो इसलिए नाम किसका आया? रदरफोर्ड का। यहां तक कोई समस्या नहीं। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे देख रहे हो जैसे रिंग की शेप में एक ऐसी प्लेट ली, ठीक है, किस चीज की? जिंक सल्फेट की। इसका एक्चुअली इलेक्ट्रोड बनाना आसान होता है, ठीक है, तो किसकी प्लेट ली? जिंक सल्फेट की। यहां पर इन्होंने एक पोलोब्डिनम, एक पार्टिकल, एक हमारा एलिमेंट होता है, उसको यहां पर रखा और उसको बनाया अपना अल्फा सोर्स, ठीक है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स की क्या हो रही थी? बम्बार्डिंग हो रही थी, यानी यहां से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जैसे गोली निकलती है, ऐसे निकल रहे थे, ऐसे फोर्स से। यहां पर इसने रखा क्या? लेड शीट। कौन सी शीट? लेड शीट। अब यहां पर अगर देख पाओ तो इसने यहां पर गोल्ड फॉइल लगाई। क्या लगाई? गोल्ड फॉइल। जब ये सेटअप चालू किया गया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग होनी शुरू हुई, तो देखा गया कि 99% या 99.9% इलेक्ट्रॉन्स सीधे क्या हो जा रहे थे? पास हो जा रहे थे। यानी ना इधर स्कैटर कर रहे थे ना उधर स्कैटर कर रहे थे, सीधे क्या हो जा रहे थे? 99% अपने आप में एक बहुत बड़ी औसत होती है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? गोल्ड फॉइल से निकल जा रहे थे। अब जिस तरह ये एटम का बना है, उसी तरह ये भी एटम का बना है। गोल्ड किसका बना है? एटम का बना है। बोलो हाँ कि ना? बना है ना, गोल्ड भी तो एटम है। तो अगर जैसी प्रॉपर्टी इसकी होगी वैसी इस गोल्ड की भी होनी चाहिए। यानी अगर ये तरबूजे की तरह होता तो इसके इधर उधर इधर उधर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन छितरे बितरे पड़े होते, और जब उससे ये रेज टकराती तो या तो इन रेज को लौटना था, चौक से दीवार पर मारो, क्या होगा? सीधी जाएगी, उल्टी जाएगी, तुम्हारी तरफ लौटेगी, कुछ हरकत करेगी। तो अगर ये एटम ठोस होता, जैसा कि सर थॉमसन ने बताया था, तो सारे के सारे पार्टिकल्स को क्या करना था? या 99% पार्टिकल्स को क्या करना था? रिफ्लेक्ट होना था, रिफ्लेक्ट होना था, वहां से लौट जाना था। लेकिन यहाँ पर 99 तो पास हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्प्टी। कैसे होते हैं?
अगर कोई जगह खाली होगी और आप उसमें से मारेंगे तो निकल जाएगा ना। एक बड़ा सा वो लो ऐसे छर्रा या कोई चीज, रॉड या चूड़ी ले लो या कुछ भी रखो, उसके बीच में से ऐसे ऐसे मारो, निकल जाएगा, क्योंकि बीच की जगह क्या है, एम्प्टी। अब मैं इसको ले लूं और इस पर निशाना लगाऊं, ये देखो ठक ठक करेगा, है ना, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या तो मेरी तरफ आएगा, लेकिन इसके बीच में से निकलेगा नहीं। तो पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या लिया कि भाई एटम्स कैसे हैं हमारे, एम्प्टी। अब उन्होंने इस बात की स्टडी और डीप में शुरू की। कैसे शुरू की, और गहराई में उतर गए वो, क्योंकि क्या हो रहा था, ये सब खोज तो हुई नहीं थी, तो एक के बाद एक चीजें खोज हो रही थी, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, बड़ा दिलचस्पी हो रहा था कि अब क्या। तो इन्होंने क्या किया, एक एटम लिया और यहां से बम्बार्डिंग करानी शुरू की। तो इन्होंने देखा कि मैक्सिमम तो ये इस तरह से निकल जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम निकल जा रहा है, लेकिन 1% जो मैंने कहा वो कोई चीज है उससे टकराकर या तो वहीं पर लौट आ रहा है या तो इस तरह से स्कैटर हो रहा है, यानी पीछे की तरफ लौट रहा है। यानी कि इस बीच में, इस जगह पर जो चीज है वो कैसी है, ठोस है। कैसी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मासी। क्या कहते हैं, मासी, मेसी नहीं, और मासी वाला मासी भी नहीं, मासी यानी भार, यानी घनत्व, जो कुछ वजनदार हो, ठीक है। अब इन्होंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, तो इन्होंने इसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसी न्यूक्लियस में रहते हैं, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके चारों क्या कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। अभी उसमें घूम रहे ऐसा नहीं बताया। अब उसने क्या कहा, किसने, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि सूरज गोल, चंदा गोल, पृथ्वी गोल, एटम गोल, थॉमसन जी कह के गए। अब तरबूज तो नहीं है, जिस तरह एक चीज स्टैटिक है और उसके इर्द गिर्द जो चलने वाली चीज है वो घूम रही है, उसी तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस न्यूक्लियस पर स्टैटिक है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसी को नाम दिया गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या नाम दिया गया, इसको नहीं, इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब इन्होंने तो ये कह दिया, अब इन्होंने इतना कहा तो अपनी थ्योरी जाहिर कर दी। कोई भी कुछ कहेगा तो अपनी थ्योरी जाहिर कर देगा। देखिए, तो यहां तक समझ में आ गया कि कुछ ऐसी मेसी सी चीज थी, भारी सी चीज थी सॉरी, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे थे, तो पार होने की जगह वापस से स्कैटर हो जा रहे थे, लौट जा रहे थे। इसी चीज को रदरफोर्ड ने क्या कहा, क्या कहा, अरे बोलो, न्यूक्लियस। और ये बताया कि इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी मॉडल का क्या नाम दिया गया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस हैज क्या, डेंस और क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी न्यूक्लियस डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी इलेक्ट्रॉन्स गए और वो वापस आ गए। भारी है, टकरा कर लौट आए। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि, हाँ पढ़िए, इलेक्ट्रॉन्स, यस,
जिसको क्या कहा उन्होंने, ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। यानी जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसी सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने क्या बता दिया, इसका ऑर्बिट। और ये बताया कि द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टुगेदर बाय कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिरते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ पाते हैं। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। कि अब ऐसा तो हो रहा है कि इनके बीच में एक फोर्स लग रही है, ठीक है, कि अच्छा ये बात इन्होंने नहीं कही थी कि बाहर गिरते हैं अंदर आ पाते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जिनके बीच में इनका तालमेल बना हुआ है, फिलहाल तालमेल बना हुआ है। इसके बाद ये तो पूरी कहानी थी किसकी, रदरफोर्ड की। इसके बाद आए कौन, बोहर। कौन आए, बोहर। अब बोहर ने आकर के किसको चैलेंज किया, ऑब्वियसली रदरफोर्ड को करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड को किसने चैलेंज, रदरफोर्ड ने किसको चैलेंज किया था, थॉमसन को। थॉमसन ने किसको चैलेंज किया था, डाल्टन को। तो अब इनकी भी बारी थी, इनको किसने चैलेंज किया आकर के, बोहर ने। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ आ गया। तो इसी के साथ बिल्कुल, तब तक के लिए जुड़े रहिए नेहा क्लासेस में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।